तो मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप आने वाले कुछ ही समय में बहुत अच्छी जगह पे होंगे। देखो, ये बात केवल सरकारी नौकरी की नहीं है, ये बात जीवन के हर हर जगह की, हर स्तर की है। चूंकि मैं बात स्टूडेंट से कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जॉब की बात करूंगा, मैं उन परीक्षाओं की बात करूंगा जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं। बाकी लागू जीवन के हर क्षेत्र में होती है। देखिए, सबसे बड़ी गलती हमारे से कहाँ हो रही है? पहली चीज, हम जब भी कभी पढ़ते हैं तो हम आधा अधूरा पढ़ते हैं, हम पूरा पढ़ने की आदत नहीं है। और आधा अधूरा, आधा पढ़ने का नुकसान क्या है? नुकसान ये होता है कि न तो हम कॉन्फिडेंस हमारे में आता है कि भाई हमने पूरा अच्छे से कर रखा है, और न वापस वो पढ़ा जाता है क्योंकि मन में आता है कि पढ़ा हुआ है। आधा अधूरा पढ़ने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जैसे कोई पुस्तक ली तो उसको पूरा नहीं किया, बीच में छोड़ दिया। जैसे कोई अध्याय लिया तो पूरा पढ़े बिना उसको छोड़ दिया बीच में। कोई विषय लिया तो पूरा पढ़े बिना उसको छोड़ दिया। किसी परीक्षा का सिलेबस लिया, पूरा पढ़े बिना उसको छोड़ दिया। बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि आधा अधूरा की बजाय हमेशा पूर्णता की नीति रखिए। आपने कोई पुस्तक उठाई है तो लास्ट पेज तक जाइए आप। आपने कोई सिलेबस उठाया, लास्ट पेज तक जाइए आप। तो सबसे बड़ी बात यह कि हम है वो पढ़ना जब भी होता है हम आधा अधूरा पढ़ के छोड़ देते हैं, तो फिर ना तो वो याद होता है और न वो अपढ़ा हुआ रहता है कि भाई इसको मैं बाद में पढ़ूंगा, वो भी नहीं रहता, वो बीच की घास हो जाती है पूरी। आज की विद्यार्थी की सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी बात, वो सुनते भी आधा अधूरा ही है। सुनते भी कैसा है? आधा सुनते। जब मैं कोई बात कर रहा हूं तो बीच में ही उसको आधा सुनने के बाद ही अपना कंसेप्ट बना लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि बात को भी पूरा सुने आप। जब तक पूरा नहीं सुनोगे, पूरा नहीं पढ़ोगे, तब तक निश्चित तौर पे आप कभी अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी शिक्षक से पढ़ रहे हैं या आप किसी मार्गदर्शक की बात को सुन रहे हैं या घर वालों की बात को सुन रहे हैं या शिक्षक की बात को सुन रहे हैं, तो सुने भी उसको पूरा और पढ़े भी पूरा। ये आम गलती है जो हम लोग करते हैं। इसलिए पहली चीज ये ध्यान रखिए कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, किताब पढ़ो, सिलेबस पढ़ो, उसको बराबर तरीके से ये समझ के पढ़ो कि उसको पूरा करना है। अगर आप पूरा नहीं पढ़ते हैं तो उसके बहुत ज्यादा लॉस आ जाते हैं। तीसरी कमी कहाँ आती है? हम पाठ्यक्रम का एक बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ देते हैं। पाठ्यक्रम का हिस्सा छोड़ने का नुकसान क्या है? देखिए, जैसे फर्स्ट ग्रेड की कोई तैयारी कर रहा है तो वो फिर गणित है, इंग्लिश है, विज्ञान है, कोई ये छोड़ देता है, कोई मैनेजमेंट छोड़ देता है। ऐसे करते करते 75 क्वेश्चंस में से 10, 15, 20 का हम छोड़ देते हैं। कोई ये कह के छोड़ता है कि मुझे आता नहीं। ठीक है, नहीं आता तो करना पड़ेगा, क्योंकि लेने तो कम ही है, आपको ही पता है। तो फिर उसमें से वो वही लेंगे जिनको ठीक ठाक आता है। कुछ ये कह के छोड़ देते कि ये तो मुझे आता है, मैं बाद में देख लूंगा। कोई यह कह के छोड़ता है कि इसको क्या देखना है, इसमें से सवाल नहीं आते। बहुत सारे बहाने बना के हम सिलेबस का एक सर्टेन हिस्सा छोड़ देते हैं और 75-80% सिलेबस तैयार करते हैं। अब इसका परिणाम ये निकलता है कि 75-80 तैयार करते हैं तो उसमें से याद कितना रहता है? याद रहता है 60%, क्योंकि जितना पढ़ते हैं उतना सारा याद तो होना नहीं है। अब याद इतना कि अब उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करोगे तो वो 40% पे आ जाएगा। अब बाउंड्री लाइन पे आ गई सीधे सीधे। तो इससे बेहतर ये होता है अगर 100% करते हैं तो 80 याद होता है, तो 60% स्कोर हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं? पाठ्यक्रम का बड़ा हिस्सा छोड़ देते हैं, और ये सब करते हैं। ये एक दौर था 2020 तक चल जाता था, क्योंकि उस समय सब लोग छोड़ते थे। तो सब छोड़ते थे तो फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है? अब ऐसे बच्चे आ गए हैं जो ब्राइट है एकदम। आईआईटीएंस भी एग्जाम्स में आने लग गए, डॉक्टर आने लग गए। अब वो गणित, इंग्लिश, विज्ञान, कला वर्ग कुछ भी नहीं छोड़ते। सिलेबस का अच्छा सा हिस्सा देख के जाते हैं, और जो चीजें वो देख के जाते हैं वो ढंग से देख के जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पाठ्यक्रम के हिस्से अगर अब आप छोड़ोगे किसी भी बहाने से, तो वो डेफिनेटली आपकी असफलता का कारण बनेगा। और मुझे ये लगता है कि पाठ्यक्रम का कोई भी हिस्सा परीक्षा से 1 महीने पहले तक रिवीजन किए हुए बिना रहना नहीं चाहिए। एक बार उसको ठीक से पूरा रिवीजन किसी ने कर लिया,
तो निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और एग्जाम हॉल में अच्छी एक्यूरेसी आ जाती है, गलतियां बहुत कम हो जाती हैं। तो ये पढ़ा पाठ्यक्रम का हिस्सा जो है, ये छोड़ने की जो हमारी आदत बनी हुई है, ये हमें सुधारनी पड़ेगी आज नहीं तो कल, अन्यथा वही रिजल्ट रिपीट होने वाले हैं। और हम क्या गलती करते हैं, और हम ये गलती करते हैं कि जैसे किसी ने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, ठीक बात है, या कोई रूम पे ही पढ़ रहा है, दोनों जो भी जहाँ कोई पढ़ रहा है। अब जनरली मैं लाइब्रेरी की बात क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी ने जैसे 6-6 घंटे की 2 शिफ्ट ज्वाइन कर रही है 12 घंटे की। अब 12 घंटे की शिफ्ट ज्वाइन कर ली, 12 घंटे बैठा भली है, क्वालिटी ऑफ जो टाइम है स्टडी का उसका, वो 3-4 घंटे का है। अब 3-4 घंटे ही आप पढ़ रहे हो, भले लाइब्रेरी 8 घंटे आपने लाइब्रेरी ले ली, फिर 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, बाकी टाइम क्या हो रहा है, बाकी टाइम भले आप वीडियो डाउनलोड करके देख रहे हो, चाहे आप रील्स में फंसे हुए हो, चाहे आप दोस्तों से गॉसिप्स कर रहे हो, चाहे आप कट ऑफ की चर्चाएं कर रहे हो, कहीं आप किसी दूसरे शिक्षकों की चर्चाएं कर रहे हो, या कुछ नई कहानियां वहां गढ़ रहे हो आप। नई कहानियों से मेरा तात्पर्य, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप अच्छे से समझते हो। तो तो अब आप सोचिए कि 8 घंटे की लाइब्रेरी में क्यों फॉर्मेलिटी कर रहे हो आप। ठीक है, दो, 1 घंटा, सवा डेढ़, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लिया, 5-7 मिनट घूम के आ गए, आधा घंटा घूम के आ गए, फिर 1.5-2 घंटे फिर एक शिफ्ट लगा ली, तो 8 घंटे की लाइब्रेरी में एटलीस्ट 5-6 घंटे तो पढ़ाई हो आपकी। मैंने देखा है कि 8-8 घंटे हम ज्वाइन भले कर लेते हैं। मैं ये बात सभी स्टूडेंट पे लागू नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने मैंने आपको बताया कि मैं जो कारण बता रहा हूँ, इनमें से आप जो गलती कर रहे हैं उनमें से होगा, हो सकता है एक आधा कारण हो, किसी के 2 कारण होंगे, किसी के ये कारण भी होगा, किसी के ये कारण भी होगा। कई बच्चे वाकई में 12 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन करके 7-8 घंटे क्वालिटी टाइम पढ़ रहे हैं, बट वो यहाँ कहीं गलती कर रहे हैं। तो एक आध ये गलती, कमियां जो है, ये आपकी सभी पर लागू नहीं होती है, किसी न किसी पर कोई न कोई कमी लागू होती आ रही है। इसलिए आप ये मत कहना सर मैं तो लाइब्रेरी में पूरा पूरा बैठता हूँ, पूरा टाइम पढ़ता हूँ, फिर भी फेल हो रहा हूँ, तो बेटा तू ये गलती कर रहा होगा, ये नहीं कर रहा तो ये कर रहा होगा, 3-4 और बता रहा हूँ नीचे। तो जरूरी नहीं कि सब यही गलती कर रहे हैं, तो ये भी ये गलती है। अगर आप वहां जा रहे हो तो क्वालिटी ऑफ टाइम जो स्टडी का है, वो एटलीस्ट 70-80% तो हो। भाई 10 घंटे पढ़ने जा रहे हैं तो 6-7-8 घंटे तो बढ़िया पढ़ो। और देखा मैंने ये है कि ऐसा करने वाले अंदर 10% ही है, बाकियों के डेरे गर्क में जा चुके हैं। पढ़ाई कम हो रही है और इसके अलावा सब हो रहा है वहां पे। यही बात रूम की है, यही बात लाइब्रेरी की है। कहाँ से सफल होंगे। फिर आप भले ही हजारों सिस्टम को दोष दे दो, कोचिंग्स को दोष दे दो, शिक्षकों को दोष दे दो, किताबों को दोष दे दो, कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली गलती सिर्फ आपकी है। कोचिंग सही नहीं था तो छोड़ देते, दूसरी जगह जाते। किताब सही नहीं थी तो छोड़ देते, किसने मजबूर किया था। शिक्षक सही नहीं था, छोड़ देते, कोई बंधे हुए थोड़ी, एग्रीमेंट थोड़ी है आपके साथ। नोट्स ठीक नहीं थे, छोड़ देते, दूसरे अपना लेते। तो जब चीज सही नहीं लग रही है आपको तो छोड़ दो उसको, अपन बंधे हुए नहीं है किसी से भी। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें कि अगर आप लाइब्रेरी रूम वगैरह कहीं ज्वाइन किया हुआ है, तो पढ़ने का जो गुणवत्तापूर्ण समय है वो अधिक होना चाहिए। वो 10 घंटे की लाइब्रेरी में 2-3 घंटे नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 70% टाइम अच्छा पढ़ाई का निकलना चाहिए। और क्या गलती कर रहे हैं इसके अलावा, सामग्री, सामग्री के सामग्री की पूरी यूं कहिए कि दुकान लगा रखी है। एक एक पार्ट के लिए 5-5 4-4 किताबें लगा रखी है। आज मैंने बताई वो लेके आई, कल किसी और ने बताई वो भी लेके आ गए, कोई मतलब नहीं। मैं ये कहता हूँ कि हर पार्ट के लिए एक पुस्तक एक ही होनी चाहिए, भले वो गाइड हो, नोट्स हो, बुक्स हो, जो भी आपके पास हो, बस उसी को बार बार घुमाइए आप। ठीक है, किसी के पास नई सामग्री है तो सवाल सब में बराबर ही आते हैं, ले दे के लास्ट में सारे शिक्षक, सारी गाइड, सारे नोट्स, सारी कोचिंग 80-90% पे दावा करती हुई दिखेगी आपको। और दावा कोई हवा में तो करता नहीं, आए हुए होंगे डेफिनेटली। इसलिए मेरा ये आप सभी को सुझाव है कि आप लिमिटेड मटेरियल रखिए, उसी को बार बार पढ़िए। जितना ये फैलाओगे ना उतना उलझोगे आप। गाइडेंस देने वाले दे देते हैं कि 20 किताबें बता दी, किताबें बताना आसान है भाई साहब, उसको पढ़ना पड़ेगा। उसको पढ़ना ही नहीं, उसको याद भी करना पड़ेगा, उसको शॉर्ट भी करना पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम से 15 दिन पहले अच्छे से रिवीजन कर सके। अब 15 किताबें लेके बैठे हो, 15 दिन में कैसे रिवीजन करोगे आप। तो लिमिटेड मटेरियल रखें आप,
और उसी को बार बार पढ़े, होना है तो हो जाएगा उसमें। तो सामग्री आपके पास में की दुकान पूरी नहीं होनी चाहिए, बड़ी लिमिटेड सामग्री होनी चाहिए। और क्या गलती कर रहे हैं हम, और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं, वो परीक्षा से 15 दिन पहले, परीक्षा से 15 दिवस या 20 दिवस पहले, ये ऐसा टाइम होता है जो प्रॉपर रिवीजन का टाइम होता है, जब आपको जो कुछ अपनी तैयारी में आपने पढ़ा था उसको पूरा वापस पढ़ने का टाइम होता है। और इस समय हम क्या कर रहे होते हैं, इस समय कोई बच्चा नए टॉपिक लेके आ रहा है, कईयों ने पूरी तैयारी में कहा था लास्ट में देखूंगा, लास्ट में देखूंगा, अब लास्ट में इतना छोड़ दिया है कि लास्ट में 15 दिन में वो टॉपिक देखें, रिवीजन करें, उलझ जाता है। कुछ बच्चे वो लास्ट में छोड़े वाले वो टॉपिक देखने लगते हैं, कुछ स्टूडेंट चले जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, चढ़ जाते हैं मैराथन देखने के लिए। वो क्या होता है कि यूट्यूब के ऊपर जब भी कोई परीक्षा आने वाली होती है तो 1-2 महीने पहले उसका माहौल बनाया जाता है। फिर माहौल ऐसा सेट होता है मार्केट की, यूट्यूब की दुनिया पे, कि बच्चे सोचने लगते हैं कि यार मैंने ये अगर यूट्यूब नहीं देखा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, और सारे उस पे आ जाते प्रश्नोत्तरियों पे, और सब कुछ कंटेंट छोड़ छोड़ा के अब वो 10-10 घंटे 15-15 घंटे उस पर बैठे। ऐसे भी होते हैं। जिस समय आपको अपनी सामग्री को वापस रिवीजन करने का वक्त आया, उस समय आप प्रश्नोत्तरियां देखने लग गए, और इन प्रश्नों का परीक्षा के प्रश्नों से सीधे तौर पे कोई संबंध नहीं होता। क्योंकि जो 10 घंटे में आप जो 100 प्रश्न देखोगे, वही 100 प्रश्न आप अपने रूम में बैठे बैठे 1 घंटे में कर सकते थे। क्योंकि एग्जाम टाइम में एक दिन जो होता है ना, वो एक दिन में व्यक्ति इतना पढ़ता सच में कि सामान्य दिनों में व्यक्ति 10 दिनों में नहीं पढ़ता। इतना फास्ट काम करता उसका मस्तिष्क। तब आप सोचिए कि लास्ट 15 दिन सब कुछ बंद करके गायब होने का समय होता है, उस समय आप ये काम कर रहे होते हैं। ये फेल होने के लक्षण ही और क्या है। जब किताबों में सिर नीचे झुके होने चाहिए, वहां स्क्रीन पे पड़े हैं और देखी हुई चीजें याद नहीं होती है। वो ही चीजें वापस पढ़िए जो सारी तैयारी के दौरान आपने पढ़ी थी। आप एग्जाम के एटलीस्ट 1 महीना पहले ये सोशल मीडिया की प्रश्नोत्तरी या यूट्यूब की वीडियोस वगैरह सब बंद कर देने चाहिए, और सिर्फ 1 महीना लास्ट के अंदर पूरा कुछ आपको रिवीजन करना चाहिए। कई सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, मैंने देखा है। यूट्यूब के उस माहौल से बचना चाहिए। मुझे पता है मेरी चीज़ों का असर अधिकांश वर्ग पे नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा कहते हुए खुशी होती है कि मैंने आपको चेता दिया था, फिर नहीं माने तो ये आपकी समस्या है। मुझे ये नहीं लगेगा कि मुझे आते हुए भी मैं नहीं बता पाया। मुझे पता है मेरे इन बोलने से मुझे कितने खतरे हैं। ये जो कुछ भी ये लोग करते हैं वो सारे विरोधी हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे को टारगेट कर रहा है, वो कह रहा है मेरे को टारगेट कर रहा है, जबकि मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टूडेंट को टारगेट करके बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट इन चीज़ों से बचें। करने वाले कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मैं उनकी मेहनत को हैट्स ऑफ कहता हूँ। बट आपको समझदार बनना पड़ेगा। कोई आपको ज़बरदस्ती अपने मैराथन में ऑनलाइन लाइव नहीं करता है, आप खुद जाते ही क्यों भाई। ये रिवीजन का टाइम है, इस समय आप अगर यूट्यूब वीडियो पे चढ़ोगे तो निश्चित तौर पे वही परिणाम मिलेंगे जो आपको मिल रहे हैं। और कहाँ गलती होती है, और कहाँ गलती होती है, टेस्ट सीरीज में। ये टेस्ट सीरीज का कल्चर नहीं था पहले, ये अब आया है। हमारे टाइम में ऐसी कोई टेस्ट सीरीज नहीं होती थी। ठीक है, देनी चाहिए, मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कहूँगा कि नहीं देनी है तब आप रुकोगे नहीं, मैं कहूँगा कि देनी है तो भी आप दोगे नहीं। बट जो भी टेस्ट सीरीज देते हो, मुझे लगता है इसमें बहुत ईमानदारी रखी। लड़के इसमें भी नकल करते हैं, लड़के लड़कियां सारे। अब इसमें क्या नकल करनी है। इसमें नकल हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि आसपास के लोगों में अपनी रेपुटेशन बनी रहे कि मेरी अच्छी रैंक आ रही। भाई ये रेपुटेशन कोई काम की नहीं है, ये ध्वस्त हो जाएगी एग्जाम हॉल के अंदर, और फिर लोग हंसेंगे आपके ऊपर। इसमें आपका एक, जो कहते हैं ना कि एक वास्तविक मूल्यांकन, वो कभी नहीं हो पाएगा अगर आप टेस्ट सीरीज के टेस्ट में भी नकल करते हैं। तो बेहतर होगा कि टेस्ट सीरीज अगर देते हैं तो बड़ी ईमानदारी से दें। परीक्षा हॉल में ऐसे टेस्ट सीरीज में ऐसे बैठे जैसे परीक्षा हॉल में बैठे। एटलीस्ट इन गलतियों से बचें आप, क्योंकि हम टेस्ट लेते हैं, हमें पता है कि बच्चे क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, अच्छी रैंक लाने के लिए नकल करने बैठ जाते हैं। अब आप ये मत कहना सर मैं नहीं करता हूँ, मैं कह रहा हूँ आप नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत सारे ये भी करते हैं। इससे कभी भी उसका आत्मिक मूल्यांकन वास्तविक रूप से हो नहीं पाता, और परिणाम ये निकलता है कि उसको अपनी कमियों के बारे में पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ गलती कर रहा है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के अंदर
कई जगह बुकलेट दे दी जाती है, बहुत सारी संस्थाएं बुकलेट देती है और वो उसी अपने कंटेंट से टेस्ट बनाती है। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, उन्होंने वो अपना उनका कंसेप्ट है। एटलीस्ट आपको समझदार होना पड़ेगा कि आपको अपना मटेरियल पढ़ना है या बुकलेट पढ़नी है। अब दोनों के बीच में फंसे हुए हो तो लास्ट में क्या होगा कि आप उसको रिवीजन नहीं कर पाओगे। और डबल माइंड होते ही आप मुझे मैसेज करते हो कि सर अब मेरे पास मैं ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं। भाई ये तो आपको सोचना चाहिए था पहले। अब वो ये नहीं पढ़ते हैं तो रैंक नहीं आती है। अब रैंक नहीं आती है तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब ऐसा बच्चा कह रहे हैं, अगर खुद का मटेरियल नहीं पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ तो रैंक अच्छी आती है, लेकिन खुद का मटेरियल छूट रहा है। जो कि पिछले 1 साल से पढ़ते आ रहे थे वो छोड़ दिया, अब नया पकड़ा हुआ है, बताओ। ऐसे मूर्ख लोगों को, ऐसे नासमझ अपरिपक्व लोगों का कोई स्थान नहीं है कंपटीशन में सफलता हासिल करने का। समझदार और परिपक्व होना जरूरी है, मेहनती होने के साथ साथ, बुद्धिमान होने के साथ साथ समझदार और परिपक्व होना भी जरूरी है। अन्यथा एग्जाम हॉल में भी अगर मान लो बहुत टफ पेपर आ गया, तो भी उसको नहीं पता कि उसको कितने सवाल करने पड़ेंगे ऐसे पेपर्स में। पॉलिटिकल साइंस का पेपर आया अभी, 6 बच्चे पास हुए। हालांकि हमने उसमें आरपीएससी को गलत माना है और सच में मुझे लगता है कि बहुत गलत तरीके से, बड़ा स्तरहीन और बेहद ही बेहुदा तथ्यों वाला पेपर बनाया गया। जिसने पढ़ा उसको पता है। कईयों ने कोचिंग को टारगेट किया, कईयों ने मेरे को ही टारगेट किया कि नोट्स हो वगैरह में आई नहीं। भाई मैं तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता नहीं, मैं इतिहास पढ़ाता हूँ और मेरे नोट्स में 90% सवाल आए हुए, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखे हैं। मैं पॉलिटिकल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि 3-3 साल से बच्चे मेहनत करने के बावजूद भी अगर वो उसमें उनके कंटेंट से 45-50 प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो दोष बच्चों का नहीं है। ऐसा नहीं पूरे राजस्थान के पॉलिटिकल साइंस के बच्चे अयोग्य हो गए हैं। जिसने यूजीसी ने जिसको जेआरएफ दिया है, अगर वो बच्चा भी 40% नहीं ला पा रहा है तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं पेपर सेटर की मानसिकता का दोष है। क्योंकि पेपर जब बनते हैं तो साइकोलॉजिकली ध्यान रखना पड़ता है, उसमें तथ्यात्मक, अवधारणात्मक, मध्यम लेवल सारी चीज़ों का मिश्र करके लाना पड़ता है। ध्यान रहे, परीक्षाएं चयन के लिए होती है, रिजेक्शन के लिए नहीं होती है, सिलेक्शन के लिए होती है। तो आपको सेलेक्ट ही करने हैं ना, तो रिजेक्ट थोड़ी करने सारे, रिजेक्ट ही करने होते हैं। तो 10 साल ही आप सभी को रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि किसी भी विषय का अंत नहीं होता। ऐसे पेपर्स इन सारी चीज़ों से बाहर है। ठीक है, लेकिन जब बहुत कठिन पेपर आते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चे को थोड़ा समझदार होना पड़ेगा कि एटलीस्ट 40% का कोटा पार कर ले बस। उसके बाद में अब उसमें 150 से 150 करने की जरूरत नहीं है। 40% का कोटा कैसे पार करना है, कठिन पेपर में भी अगर थोड़ी बुद्धि लगा के, धैर्य रख के और बहुत अच्छे से करे तो संभव है कि पास भी हो जाए। नहीं तो बिल्कुल ही फेल हो रहा है। तो समझदार होना बहुत जरूरी होता है। तो टेस्ट सीरीज में एटलीस्ट आप इन चीजों से बचें। और क्या क्या गलतियां होती है हमारे से, ये गलतियां तो होती होती, इसके साथ साथ में कई बार हम विद्यार्थी होने के साथ साथ में वकील होते हैं। हम क्या बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं। जो कोई मेरा वकील है, कोई किसी और कोचिंग सेंटर का वकील है। अब जो मेरा वकील है वो दूसरों को गालियां निकाल रहा है। दूसरों के वकील, भाई देखो, किसी को कुछ नहीं मिलना, टाइम खराब आपका हो रहा है। अगर आप किसी और शिक्षक को गालियां निकाल रहे हैं, उसकी आलोचनाएं कर रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी इन आलोचनाओं से। और जिसके लिए आप उसको गालियां नहीं कर, वो भी आपको कोई पैसे नहीं देगा, क्योंकि वो अपना कारोबार कर रहा है। बेहतर है सभी का सम्मान करें और जिससे पढ़ना है उसे पढ़ते जाए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दें। इसलिए अपना समय खराब मत करो, अपनी ऊर्जा को यूटिलाइज करो। ऐसे चीजों में ऊर्जा खराब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मोदी जी को कितनी गालियां निकालूंगा ना, मोदी जी को कोई असर नहीं होता है। वो अपना काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या दिक्कत है उसको। आप सोशल मीडिया पे देखो, कई बहुत वाहियात लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। सेम सेम स्थिति है। आप मेरे बारे में कहीं पे भी कुछ बोलोगे, मुझे कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं गलत नहीं। शुरुआत में मुझे भी होता था असर, और आज मैं मेरा काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। 1000 में से अगर 100 लोग गालियां निकालेंगे तो कोई ठीक है, उसकी वो जिसकी सोच है, जिसके पास जैसे संस्कार है, जिसके पास जैसे शब्द है, वो वैसे ही बोलेगा। कहीं फर्क नहीं पड़ता मुझे। कई बार मेरे पास ऐसे स्क्रीनशॉट आते हैं जो मैं मेरे बारे में कोई आलोचना छोटी मोटी की हुई, हालांकि कम होती मेरे बारे में, फिर भी आती है। तो मैं उसको कहता हूँ, अरे मरने था, क्या फर्क पड़ता है। जिसकी जैसी सोच है, जिसके पास जैसे शब्द है, जिसके पास जैसे संस्कार है, वो वैसे ही बोलेगा। कई बार मेरे पास ऐसे ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है। कई बार कोई मेरे साथी कहीं मेरे बारे में बोल रहे होते हैं, गणपत सिंह इज नॉट ए गुड ह्यूमन बींग, एज ए गुड ह्यूमन बींग, कई बार ऐसे सुनने को मिलता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि
मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस इससे अधिक मैं कुछ जानता नहीं हूँ। और विद्यार्थी मेरे बारे में कभी ऐसा बोलेगा नहीं, और बाकी बोलते हैं तो उनका उनकी माइंड सेट है, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। तो सभी के होते हैं आलोचक वगैरह, तो आप लोगों को भी कोई आलोचना कर रहा है आपकी तो कोई बात नहीं, करने दो ना, बढ़िया बात है, आप काम कर रहे हो इसलिए आलोचना हो रही है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है ना। तो आप लोग इन चीज़ों से बचें, किसी के भी वकील ना बने, अपना समय जो है वो सदुपयोग करें। ठीक है। और एक और कमी जो हमारे में देखने को मिलती है वो है सातत्य। ये नहीं है बिल्कुल सततता, जैसे हम कह सकते हो, सीधे गलत शब्द है सततता, मतलब आप कंटिन्यूसली कह सकते हो, कंसिस्टेंसी कह सकते हो। परीक्षा तक हम नहीं पढ़ते, हम बीच में तैयारियां छोड़ देते हैं। अब जिस स्टूडेंट ने सिलेबस को ढंग से समझ लिया, ठीक से पढ़ लिया, अच्छे से सुन लिया, अच्छे से पूरा पाठ्यक्रम पढ़ लिया, लाइब्रेरी वगैरह का अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, लिमिटेड सामग्री को रखा, परीक्षा से एक महीना पहले पूरा बढ़िया रिवीजन किया, टेस्ट सीरीज को बड़ी ईमानदारी से दिया, इन सारी चीज़ों से दूर रहा, और परीक्षा तक लगातार एक ही टारगेट को फोकस करके लगा रहा, बिना कोई माहौल बनाए हुए, क्योंकि माहौल का जमाना है इस समय, तो वो बच्चा 1 या 2 अटेम्प्ट के अंदर अंदर अपना काम जमा लेगा। बाकी फेल होते रहेंगे, असफलताएं होती रहेगी, किसी और के ऊपर गढ़ते रहेंगे हम, कोई फायदा नहीं है। मेरी यही बात मैं कहना चाह रहा था आपको। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगी और आप इन पे काम करेंगे। मैं आपकी भविष्य की, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बस काफ़ी दिन हो गए थे कि बात नहीं करी थी आपसे। अभी करंट पढ़ा रहा हूँ, समीक्षा ले रहा हूँ, सारी चीज़ें ले रहा हूँ, लेकिन ऐसे मार्गदर्शन की बात नहीं हुई थी। तो मैं एक बार फिर चेता रहा हूँ कि अगर इनमें से कोई गलती कर रहे हो तो बेटा आप सुधार लीजिए, अगर नहीं कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, मैं मेरे काम में लगा रहता हूँ। ठीक है, बच्चों से बात करना, बच्चों को सही दिशा दिखाना, ये मेरा हमेशा से आदत रही है और शुरू से यही कर रहा हूँ। कड़वा बोल देता हूँ, बहुत अच्छे, बहुत अधिक सच्चाई बोल लेता हूँ कई बार, इस वजह से कई लोग हैं वो खिलाफ भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सच बोलने से अगर कोई खिलाफ होता है तो कोई बात नहीं, होते रहो। और हाँ,